हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जैन। और बच्चों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीडियो नंबर 7। आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज वीडियो नंबर 7 ऑफ द टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं होप करता हूं आप लोगों ने अभी तक वीडियो नंबर 6 तक अच्छे से देख लिया होगा। वीडियो नंबर 6 के अंदर मैंने आपको लास्ट कंसेप्ट बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का, ठीक है ना। और वीडियो नंबर 6 के पहले मैंने आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैलकुलेट करना सिखाया था। हम लोग अभी तक जो वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करना है। मेरी बात फिर से ध्यान देना बच्चों। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीडियो के अंदर ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। यहां तक मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है तो कुछ स्टेप हमको फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें मैंने आपको पहली स्टेप बताई थी कि हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था पुराने वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग एडजस्टमेंट करते थे। आपको ध्यान होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, रिजर्व्स का, डिविडेंड का, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक जो मैंने बताया था वो आपको बताया था कि हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना सीखना है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने बैलेंस शीट से प्रॉफिट एंड लॉस लिया। उस प्रॉफिट एंड लॉस से सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर मैं निकाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ से यहाँ तक जाने में हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश आइटम का, नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। वो एडजस्टमेंट मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, जो मैं वीडियो नंबर 6 के अंदर बता चुका हूँ। अब ये ध्यान रखना, जो पहला स्टेप था ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का वो था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दूसरा स्टेप था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है ना। मैं अभी तक आपको डिविडेंड का एडजस्टमेंट समझा चुका हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स के एडजस्टमेंट सारे समझा चुका हूं, ठीक है ना। अब आज का जो वीडियो है उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तीसरा स्टेप हम लोग सीखेंगे। मतलब एक बार हम लोगों ने ये निकालना सीख लिया, उसके बाद हम लोग यहां से यहां पर आ गए। अब इसके बाद हमको कहां पर जाना है, तो इसके बाद हमको निकालना सीखना है, कैलकुलेट करना है हमको कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। मेरी बात फिर से सुनना बच्चों। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना सीखना है। वंस यू हैव कैलकुलेटेड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालने के लिए पहले हम लोगों ने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कैलकुलेट कर लिया। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकाल लिया, जो अपन ने वीडियो नंबर 6 के अंदर डिस्कस किया। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, हमको कैलकुलेट करना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। मेरी बात फिर से ध्यान देना। अब जो तीसरा स्टेप है उसमें हमको क्या निकालना सीखना है। तीसरे स्टेप में हमको यह निकालना सीखना है कि वी नीड टू कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएफओ भी कहा जाता है, दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशन। मेरी बात समझे आप। पहले हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकाला, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकाला, और अब यहां से हमको आना है इस पॉइंट पे, कैलकुलेट करना सीखना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे सीएफओ निकालेंगे, वो वाला पॉइंट ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो पहले यहां तक एक नोटिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो नंबर 7 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये स्टेप लेंगे कैलकुलेट करने के लिए कैश फ्लो कहां से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। पहला स्टेप है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना। सेकेंड स्टेप है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। थर्ड स्टेप है कैलकुलेट करना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये ध्यान रखना, अभी मैं यहां से यहां पे कैसे आएंगे वो सिखाऊंगा आपको। कैलकुलेट करना है कैश फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको सीएफओ भी कहा जाता है। इसके बाद में वो कैलकुलेट करना सीखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ध्यान से सुनना। इसके बाद में कैलकुलेट करना सीखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। ये वाला मैं आगे वाले वीडियो में सिखाऊंगा। और उसके बाद लास्ट हम लोग करेंगे कैश फ्लो या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अभी हम लोग स्टेप नंबर 2 से 3 पे कैसे आएंगे वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने बात किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, और यहां से मेरे को आना है कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे। समझे मेरी बात को।
मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कहां से? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से। वहां से मेरे को आना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल पे, और यहां से मेरे को आना है कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब अगर मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है, अगर मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है, तो हमेशा ध्यान रखना अपन लोग क्या करेंगे, वी विल ऑलवेज एडजस्ट ऑल द आइटम ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। बच्चों मेरी बात फिर सुनना ध्यान से। अगर मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज से मेरे को कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे आना है, तो हम लोग हमेशा ध्यान रखना किसको एडजस्टमेंट करेंगे, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। मैं ये होप करता हूं आपको ये पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट का मतलब क्या होता है, वो सारे एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, और करंट लाइबिलिटी मतलब जिसको पेमेंट करना है 1 साल में। करंट एसेट में एग्जांपल ले लो, स्टॉक हो गया करंट एसेट का एग्जांपल है, डेटर्स हो गए करंट एसेट का एग्जांपल है, बिल रिसीवेबल हो गए, प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, ये सब एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, मेजर एग्जांपल जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। करंट लाइबिलिटी में आपको क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल्स है करंट लाइबिलिटी के। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो ये ध्यान रखना, अब जब हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज से कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे आना है, तो हम एडजस्टमेंट किसका करेंगे, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। अब यहां पर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना बच्चों, मैंने जब बात किया करंट एसेट का और मैंने जब बात किया करंट लाइबिलिटी का, तो करंट एसेट के अंदर मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, बिल रिसीवेबल हो गए, स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, अक्रूड इनकम हो गया, ये कुछ मैंने एग्जांपल लिए करंट एसेट के। उसी तरह करंट लाइबिलिटी अगर मैं बात करता हूं, मैंने बताया क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, ठीक है ना, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स है, या अनअर्न्ड इनकम। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं ये आप लोगों ने पहले सुना है वर्ड, नए नहीं है वर्ड, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, जब भी हम लोग बात करते हैं इसकी और इसकी, तो ये दोनों बच्चों ध्यान रखना, इट इज रिगार्डेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो तुमको आइडिया ही से, कैश और बैंक को क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और जब भी मैं बात करता हूं करंट लाइबिलिटी की, तो यहां पर ध्यान रखना बैंक ओडी और कैश क्रेडिट, ये 4 आइटम की बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। करंट एसेट के अंदर कैश और बैंक, या मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट, मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जो बिल्कुल कैश के बराबर है बट कैश नहीं है। तो कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी और करंट इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान रखना, इनको कभी भी अपन करंट एसेट के अंदर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसी तरह बैंक ओडी और कैश क्रेडिट, इसको अकाउंटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमेशा ध्यान रखना फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना गया है। मतलब जब मैं तुमको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट समझा रहा हूं, तो आपको इन चारों को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ये तो कैश इक्विवेलेंट माना गया है जिसमें कोई फ्लो नहीं होता है। आज बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश का बैलेंस घट गया, तो ये करंट एसेट के अंदर अपन काउंट नहीं करेंगे। उसी तरह ध्यान रखना, करंट एसेट के अंदर इस चैप्टर में काउंट नहीं करेंगे। तुम ये मत समझना परमानेंट करंट एसेट में काउंट नहीं करना है। जब भी हम लोग करंट एसेट का एडजस्टमेंट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज से कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए, तो इन चारों को अपन नहीं कंसिडर करेंगे, और करंट लायबिलिटी में इन दो को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का बढ़ना और कैश क्रेडिट का बढ़ना इज अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां तक आई बात समझ में। अब हम लोग समझते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट कैसे करना है। मतलब अब जो बचे हुए हैं ये वाले फिगर और ये वाले फिगर, इसमें और भी लिस्ट आ सकती है, इनको एडजस्ट नहीं करना है, इनको नहीं एडजस्ट करना है। बाकी करंट एसेट हो सकता है और भी हो, इसके अलावा और भी इसके अलावा हो सकते हैं करंट लायबिलिटी, तो उनको कैसे एडजस्टमेंट करना है अब मैं आपको वो समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो अब बच्चों कैसे करना है करंट एसेट करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट, देखो ध्यान से समझना। मैं सबसे पहले बात करता हूं करंट एसेट की। अज्यूम करो स्टार्टिंग ईयर
जब ईयर स्टार्ट हुआ, जैसे मान लो मैं कहता हूँ 2018-19, ठीक है ना, तो ये ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 से और एंड होगा 31 मार्च 2019 को, है ना। मैंने कहा 18-19 ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 18 और एंड होगा 31 मार्च 19 को। अब मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ स्टॉक का वैल्यू 5 लाख रुपीज इधर है और यहाँ पर वैल्यू 7 लाख है। मेरी बात ध्यान से समझना, स्टार्टिंग में स्टॉक का वैल्यू 5 लाख था और साल एंड होते होते वैल्यू हो गया 7 लाख। मतलब बताओ स्टॉक में कितना इंक्रीज हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, स्टॉक में जो इंक्रीज हुआ वो इंक्रीज इन स्टॉक हुआ 2 लाख रुपीज का। आप क्या बोलोगे, स्टॉक बढ़ा कितना, तो स्टॉक कितना बढ़ा, 2 लाख रुपए से बढ़ा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ओपनिंग स्टॉक 5 लाख रुपीज का था और क्लोजिंग स्टॉक 7 लाख का है, मतलब स्टॉक आपका इंक्रीज हुआ 2 लाख रुपीज से। अब यहां पर पॉइंट ये आता है, अगर मेरा स्टॉक 2 लाख से बढ़ रहा है तो एडजस्टमेंट कैसे करना है मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल से सीएफओ पे जाने के लिए। मतलब मैं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज से कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे जाऊंगा तो ये 2 लाख का कैसे एडजस्टमेंट करना है मैं आपको ये सिखा रहा हूं। इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक मेरा 5 लाख था, क्लोजिंग स्टॉक 7 लाख हुआ, तो स्टॉक के अंदर बढ़त हुआ 2 लाख का। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये करंट एसेट का आइटम हो गया। अब आप मेरे को बताओ 5 लाख से 7 लाख हुआ, स्टॉक बढ़ा, तो सिंपल सी बात है अपन ने स्टॉक क्या किया होगा, परचेज किया होगा, और स्टॉक परचेज किया होगा तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो। तो ये ध्यान रखना, अगर करंट एसेट बढ़ते हैं ओपनिंग से क्लोजिंग एसेट पे जाने के लिए, अगर ओपनिंग ईयर से क्लोजिंग ईयर, ओपनिंग वैल्यू से क्लोजिंग वैल्यू में अगर बढ़ रहे हैं, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गए, प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, कुछ भी अगर ये बढ़ रहे हैं तो इट इंडिकेट कि कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये इंडिकेट क्या करते हैं, कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह मानो ओपनिंग स्टॉक मेरा 5 लाख था और क्लोजिंग स्टॉक मान लो 2 लाख का हो गया। अब बच्चों ओपनिंग स्टॉक मेरा 5 लाख था, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का हो गया, तो बताओ कितना डिक्लाइन हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा 3 लाख रुपीज का डिक्लाइन हुआ। तो ये जो डिक्लाइन हुआ ना, ये इंडिकेट करता है कैश का। अब डिक्लाइन हुआ मतलब मैंने एक तरह से स्टॉक क्या कर दिया होगा, सेल कर दिया होगा, तो इंडिकेट करता है कैश का इंक्रीज होना। ये क्या इंडिकेट करता है, कैश का इंक्रीज होना। तो हमेशा ध्यान रखना, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। इंक्रीज इन करंट एसेट का मतलब होता है कैश का डिक्रीज हो जाना, एंड डिक्रीज इन करंट एसेट का मतलब होता है कैश का इंक्रीज हो जाना। आई बात समझ में। करंट एसेट कम बढ़ रहा है मतलब कैश कम हो रहा है, स्टॉक बढ़ा मतलब कैश कम हुआ, और डिक्रीज इन करंट एसेट मतलब कैश का बढ़ना। तो रिमेंबर, करंट एसेट का कैश से नेगेटिव रिलेशन है। करंट एसेट का कैश से बच्चों नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव मतलब करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो कैश घटेगा, और करंट एसेट अगर घटेगा तो कैश बढ़ेगा। बताओ आई बात समझ में। अब करंट एसेट की तरह अगर मैं बात करता हूं करंट लायबिलिटी की, तो करंट लायबिलिटी मान लो एग्जांपल लिया मैंने क्रेडिटर्स का। मान लो ओपनिंग क्रेडिटर 2 लाख है और क्लोजिंग क्रेडिटर 150 है। अज्यूम करो ओपनिंग क्रेडिटर 2 लाख है और क्लोजिंग क्रेडिटर 150 है। अब मेरे को बताओ, अगर ओपनिंग क्रेडिटर 2 लाख के हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर 1.5 लाख के हैं, मतलब क्रेडिटर कितने से कम हुए, तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर कितने से कम हुए, 50,000 से क्रेडिटर्स कम हुए। अगर ओपनिंग क्रेडिटर 2 लाख के हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर 150 के हैं, तो सिंपल सी बात है, बताओ बच्चों क्रेडिटर कितने से कम हुए, आप बोलोगे 50,000 से क्रेडिटर कम हुए। अब मैं अगर बोल रहा हूं क्रेडिटर 50,000 से कम हुए, तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, उनको पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर कम होना मतलब हमने क्या कर दिया, उसको पेमेंट कर दिया। तो बताओ क्रेडिटर 2 लाख से 150 हुए, मतलब करंट लायबिलिटी क्या हुई, कम हुई। तो कम हुई मतलब कैश भी क्या हुआ, कम हुआ। और इसी तरह मान लो क्रेडिटर 2 लाख से 2,25,000 हो गए, मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ी। अब बढ़ी मतलब इतना पेमेंट हमने, इतना परचेस किया क्रेडिट पे और उतना उसका पेमेंट नहीं किया।
क्रेडिटर अगर 2 लाख से 225 हो गए, इसका मतलब क्रेडिटर बढ़े, और बढ़े मतलब हमने परचेज किया और पेमेंट नहीं किया। तो करंट लायबिलिटी का बढ़ना मतलब ध्यान रखना कैश का भी बढ़ना। तो ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना कि करंट असेट और कैश का नेगेटिव रिलेशन है। करंट असेट अगर बढ़ेंगे तो कैश घटेगा, और करंट असेट अगर घटेंगे तो कैश बढ़ेगा। करंट असेट में कौन से वाले? एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये ध्यान रखना। करंट असेट मेरे को वही लेने विच इज एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और करंट लायबिलिटी और कैश का डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट मतलब करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो कैश बढ़ेगा, और करंट लायबिलिटी घटेगी तो कैश भी घटेगा। आई बात समझ में? ये रिलेशन बिल्कुल अच्छे से समझना। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले अपन पूरा नोटिंग कर लेते हैं एक बार, ठीक है। नाउ तो फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू कैलकुलेट, ये मैं बता ही चुका हूं। कैलकुलेट करना है कैश फ्रॉम ऑपरेशन, फिर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर, ये मैं बताऊंगा। अभी मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना सीख रहा हूं। इससे मैंने आपको बताया करंट एसेट अगर बढ़ेंगे तो कैश कम होगा, और करंट एसेट अगर घटेंगे तो कैश बढ़ेगा। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो कैश बढ़ेगा, और करंट लायबिलिटी घटेगी तो कैश घटेगा, ठीक है। और कैलकुलेट करना है कैश फ्लो और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। उसके बाद अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से अगर हमको इस पे आना है, तो मैंने अभी आपको बताया वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। एडजस्टमेंट करना है करंट एसेट करंट लायबिलिटी का। अब मेन रूल्स, इंक्रीज इन करंट एसेट लीड टू डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी मैंने बताया करंट एसेट अगर बढ़ते हैं तो कैश कम होता है। डिक्रीज इन करंट एसेट लीड टू इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसी तरह इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी लीड टू इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लीड टू डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ये एक बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया कि इंक्रीज होंगे करंट एसेट तो कैश इक्विवेलेंट कम होंगे, डिक्रीज होंगे करंट एसेट तो कैश इक्विवेलेंट बढ़ेंगे। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो कैश इक्विवेलेंट बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी घटेगी तो कैश इक्विवेलेंट भी घटेगा। मतलब करंट एसेट और कैश का डायरेक्ट रिलेशन है, करंट लायबिलिटी और कैश का करंट एसेट और कैश का इनडायरेक्ट रिलेशन है, करंट लायबिलिटी और कैश का डायरेक्ट रिलेशन है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चन करते हैं, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो बच्चों क्वेश्चन में अब जो कंसेप्ट डिस्कस किया उसको मैं क्वेश्चंस में बता देता हूं आपको। अभी मैंने पिछले वीडियो में 11 क्वेश्चन तक करा दिया था आपको, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो कहां से निकालना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ P&L, ओपनिंग 60,000 है, क्लोजिंग 80,000 है। ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, ये ध्यान रखना। दिस इज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है ना। अब बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है मतलब ये मैंने आपको बताया था P&L का आखिरी फिगर है ये, ठीक है ना। रिसीवेबल है, डेप्रीशिएशन है, इन्वेंट्री है, रेंट हो गया, गुडविल हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस और क्रेडिटर्स, ये हमको कुछ आइटम गिवन है, ठीक है ना। अब वन बाय वन देखते हैं हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है। तो मेरे को आप एक बात बताओ, सबसे पहले ध्यान से समझना। यहां पर ओपनिंग 60 है, क्लोजिंग 80 है, मतलब बताओ मैंने साल में कितना प्रॉफिट कमाया? तो सिंपल सी बात है, मैंने साल में कमाया प्रॉफिट 20,000। मैंने साल में कितना प्रॉफिट कमाया? तो मैंने साल में प्रॉफिट कमाया 20,000 का, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे आएंगे तो मेरे को हमेशा ऑपरेटिंग में स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से। और अगर मैं बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट उठाता हूं तो मेरे को दो चीजों का एडजस्टमेंट करना होगा। एक तो एडजस्टमेंट करना होगा डिविडेंड का, और एक एडजस्टमेंट करना होगा रिजर्व्स का। अब सबसे पहले देखो, क्या इस क्वेश्चन में तुमको कहीं डिविडेंड या रिजर्व दिया हुआ है क्या? तो आपको पता चलेगा ना तो डिविडेंड है ना रिजर्व है, ठीक है। अब अगर डिविडेंड रिजर्व नहीं है तो देखो डिविडेंड और रिजर्व है क्या, तो आपको दिखेगा ना तो डिविडेंड है ना रिजर्व है। मतलब मैं अगर इस पॉइंट पे खड़ा हूं तो इसमें ना तो ये है ना ये है, तो ये 0-0 हो गया। तो रिजर्व ना तो कुछ ऐड करना है लेस करना है। अब मेरे को स्टार्ट यहां से करना था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ना तो ये फिगर है इसके अंदर ना ये है, मतलब मेरे पास ये भी फिगर नहीं है और ये भी नहीं है, टैक्स भी नहीं है। तो मतलब मैं डायरेक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकता हूं। इसका मतलब यही फिगर मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं अगला, मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, उसके बाद अपने को अगला कहां पे जाना है? अगला स्टेप होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज।
उसका अगला स्टेप होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसमें एडजस्ट करना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, ठीक है ना। नॉन कैश में डेप्रीसिएशन हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, लॉस ऑन सेल, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैं बता चुका हूं। अब चेक करते हैं नॉन कैश है क्या। ये करंट एसेट है, डेप्रीसिएशन अपना नॉन कैश हो गया। ओपनिंग डेप्रीसिएशन 31, क्लोजिंग 25, सॉरी ओपनिंग डेप्रीसिएशन 30 एंड क्लोजिंग 40। ओपनिंग डेप्रीसिएशन 30,000 है, क्लोजिंग 40 है, मतलब बताओ डेप्रीसिएशन कितने से बढ़ रहा है, तो डेप्रीसिएशन बढ़ रहा है 10,000 से। इन्वेंट्री करंट एसेट हो गया, करंट लायबिलिटी गुडविल 38 से 30 हो गया, मतलब गुडविल कम हुआ, तो गुडविल कम मतलब रिटर्न ऑफ, तो ये नॉन कैश है और ये नॉन कैश है। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट हो गया, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी हो गया, ठीक है ना। तो अब ध्यान दो इधर, सबसे पहले मैं एडजस्ट करता हूं नॉन कैश, 10,000 बड़ा ऐड कर दूं, गुडविल 8,000 कम हुआ तो इसको ऐड कर दूं, दोनों नॉन कैश है। तो मैंने ऐड किया नॉन कैश में डेप्रीशिएशन एंड गुडविल रिटर्न ऑफ, 10,000 का डेप्रीशिएशन और गुडविल राइट ऑफ किया 8,000 का। तो मेरे सामने जो फाइनल फिगर आता है, सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आया 38,000 का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितना आता है, मेरे सामने आया 38,000। आई बात समझ में। अब आगे हम देखते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट। तो वन बाय वन चेक करो सबसे पहले। तो बच्चों अब यहां के बाद वन बाय वन अपन करंट एसेट करंट लायबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहला आइटम है ट्रेड रिसीवेबल, सबसे पहला आइटम है ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल 31, पहले 19 था और 20, अब 31 से 25 हो गया, तो डेटर्स 31 से 25 हो गए। ये ओपनिंग फिगर था, ये क्लोजिंग था। अब मेरे को बताओ डेटर्स कम हुए, तो 6,000 डेटर्स का कम होना, ध्यान रखना करंट एसेट बढ़ेंगे तो कैश कम होगा और करंट एसेट घटेंगे तो कैश बढ़ेगा। तो डेटर्स 6,000 क्या हुए, कम हुए, तो कैश बढ़ गया, तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद इन्वेंट्री 80 से 60 हो गई, अब इन्वेंट्री 60 से 80 हो गई, 60 से इन्वेंट्री 80 पे आ गई, मतलब इन्वेंट्री 20 से बढ़ गई। तो इन्वेंट्री बढ़ना मतलब करंट एसेट का बढ़ना मतलब कैश का घटना, तो ये 20,000 को लेस करना है अपने को, ठीक है ना। ये दो आइटम देख लो एक बार। मैंने डिक्रीज किया डेटर 6, लेस किया इंक्रीज इन स्टॉक 20। अगला करंट लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग रेंट, 21 से 12 हो गया। अब 21 से 12 हुआ मतलब 9,000 क्या हुआ, करंट लायबिलिटी अगेन कम हुई, तो 9,000 कम होना मतलब कैश का भी कम हो जाना। तो देखो मैंने 9,000 को भी लेस कर दिया। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 से 1,000 हो गया। अब प्रीपेड अगर मेरा 2 से 1 हो गया तो करंट एसेट कम हो गए, तो करंट एसेट का कम होना मतलब कैश का बढ़ना, तो 1,000 मैंने ऐड कर दिया। और क्रेडिटर्स 19 से 13 हो गए, तो क्रेडिटर्स अगर 19,000 से 13 हुए तो 6,000 क्रेडिटर्स क्या हो गए बच्चों मेरे, क्रेडिटर 6,000 क्या हुए, डिक्रीज हुए, और क्रेडिटर डिक्रीज होना मतलब कैश का भी डिक्रीज हो जाना, तो ये कम कर दिया मैंने। आई बात समझ, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, अभी हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो इनमें जब सारा एडजस्टमेंट किया तो मेरा 10,000 फिगर आया, जिसको कैश फ्रॉम ऑपरेशन बोलूंगा मैं, क्योंकि यहां आगे वाला आइटम नहीं है, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन या इसको हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल रहे हैं। अभी आगे टैक्स और इसमें कुछ है नहीं एडजस्टमेंट, ठीक है ना। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों इसी पैटर्न पे इलस्ट्रेशन नंबर 22 है ऑन पेज नंबर 5.26, जिसमें हमको कैश फ्लो निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ये वाला आप होमवर्क करना, मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ P&L, ओपनिंग 2 लाख है, क्लोजिंग 3 लाख, मतलब 1 लाख कमाया, ये मेरा करंट एसेट है। डेप्रीशिएशन 3 लाख से 320 हुआ, मतलब 20 का डेप्रीशिएशन लगा। आउटस्टैंडिंग रेंट मेरी करंट लायबिलिटी है, ये मेरा करंट एसेट है। गुडविल 2 लाख से 160 हुआ, गुडविल राइट ऑफ की 40, और स्टॉक 140 से 80 हुआ, मतलब 40,000 का स्टॉक बढ़ा है, ठीक है ना। तो ये वाला पूरा होमवर्क में करोगे, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 22, ठीक है ना। नॉर्मल है, नॉन कैश डेप्रीशिएशन गुडविल अमोर्टाइज की ऐड कर लिया, फिर करंट लायबिलिटी और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है ना। तो होमवर्क में करना इलस्ट्रेशन नंबर 22, और उसी पैटर्न पे बिल्कुल नीचे इलस्ट्रेशन नंबर 23 है, वो भी होमवर्क करना। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9929411361, इस पर मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहां तक होमवर्क में करना, फिर अगले वीडियो के अंदर अब मैं आपको बता दूंगा कि अपने को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर फाइनल 2 एडजस्टमेंट करने, टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के, वो फाइनल एडजस्टमेंट कैसे करने हैं, ठीक है ना। तो ये वाला यहां तक पूरा कंसेप्ट मैं होप करता हूं अच्छे से समझ में आ गया, और 3 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करे, ये होमवर्क में करेगा आप लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।